सर्वांगसम आकृतियां और समरूप आकृतियां। आज हम देखेंगे सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं और समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। तो देखिए, सर्वांगसम के शब्दों को अगर तोड़ दिया जाए तो उसी से पता चल जाएगा कौन सी आकृतियां सर्वांगसम होती है, और समरूप को के भी शब्दों को तोड़ दिया जाए तो वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, इन शब्दों को सर्वांगसम को तोड़ करके देखते हैं कौन कौन से शब्द से मिलकर ये बना है। देखिए, सर्व अंग सम, इन तीनों शब्दों से मिलकर के क्या बन गया है? सर्वांगसम। अब इन सब शब्दों का मतलब समझते हैं, इसे क्या बोलते हैं। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? सर्व, सर्व का मतलब होता है सब, अंग का मतलब होता है अंग, अंग एक तरह का क्या हो गया? पार्ट हो गया, ठीक है। सम का मतलब समान या बराबर बोल सकते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, सब अंग समान। सब अंग समान अगर होता है दो आकृति का, आकृतियां का मतलब क्या हो गया? कोई भी आकृति है उसका सब अंग अगर समान हो गया तो उसको क्या बोलेंगे? हम सर्वांगसम बोलेंगे। परिभाषा इसका क्या लिखेंगे? तो परिभाषा देखिए, लिखेंगे वैसी आकृतियां जिसका आकार और माप दोनों बराबर हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ देख लीजिए, वैसी आकृतियां जिसका आकार और माप दोनों बराबर है उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अब देखिए, समरूप किसे कहते हैं? तो समरूप के बारे में भी करेंगे क्या, इसके शब्दों को तोड़ देंगे। सबसे पहले शब्द को तोड़ते हैं, सम प्लस रूप। सम का मतलब क्या हो जाएगा? यहां भी सम का मतलब बराबर, रूप का मतलब आकार। अब यहां देखिए, सम का मतलब हो गया सम समान, और रूप का मतलब आकार, समान आकार या एक जैसा रूप। रूप का मतलब रूप भी बोल सकते हैं, आकार भी बोल सकते हैं। तो वह आकृति जिसका समान आकार हो उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसी आकृतियां जिसका आकार समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं, इसमें माप समान होना आवश्यक नहीं है। समझ गए इसकी परिभाषा? वैसी आकृतियां जिसका आकार समान हो उसे समरूप आकृति कहते हैं, इसमें माप बराबर होना आवश्यक नहीं है। ये दोनों परिभाषा आपको समझ में आ गया। अब परिभाषा को थोड़ा समझते हैं कि ये जनरल यानी कि किन किन यानी कि जो भी है हमारे पास चित्र है, आकृति है, उन सभी आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति को हम समरूप आकृति बोलेंगे और कौन कौन सी आकृति को हम सर्वांगसम आकृति बोलेंगे। तो देखिए, यदि हम सब कभी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, तो फोटो जो खींचते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो की बात कर रहा हूं, पासपोर्ट साइज का यदि मैं फोटो खिंचाने चला जाऊं तो फोटो कितना फोटो निकाल के देगा? एक ही फोटो में वो 4 फोटो, 8 फोटो, 6 फोटो, 10 फोटो निकाल के देता है स्टूडियो वाला। तो वो कैसा आता है? देखिए इस तरह का, इस तरह का वो क्या करेगा? 8 फोटो दे देगा हमें, एक ही में 8 पीस निकल जाएगा। इसको काट काट के फिर 8 जगह हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये 8 फोटो जो दिया, ये क्या है? सभी का रूप एक जैसा है। और एक चीज इसमें खास बात है, ये जो भुजा दिया गया, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये भी है, उतना लंबा ये भी है, उतना लंबा ये भी है। हर फोटो का आकार एक जैसा होगा, माप भी समान होगा। तो इन सब फोटो को, ये पहला फोटो हो गया, ये दूसरा फोटो हो गया, ये तीसरा फोटो हो गया, ये पहला दूसरे का क्या है? सर्वांगसम है, क्योंकि सब चीज बराबर है। जैसा इसमें चेहरा था वैसा चेहरा इसमें भी निकलेगा, वैसा चेहरा इसमें भी निकलेगा। सब में क्या हो जाएगा? चेहरा एक जैसा निकलेगा। और साथ ही साथ जिस तरह का ये जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये भी होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, सब बराबर होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे, क्योंकि सर्वांगसम इसी को बोलते हैं जिसका आकार समान हो और उसका माप भी बराबर हो, उसको बोलेंगे सर्वांगसम। और समरूप में देखिए क्या हो जाएगा, इसी फोटो को यदि मैं बड़ा करवा दूं, इस फोटो को क्या करें? बड़ा करवा दें। बड़ा कब करवाया जाता है? यदि बहुत अच्छा फोटो लग रहा है तो हम क्या करेंगे? बड़ा करवा देंगे। या तो फिर कहीं हम चल गए, मान लीजिए मर गए, तो क्या होगा? अब मेरे इस फोटो पे हार चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी क्या? इतना छोटा पासपोर्ट साइज के फोटो पे आप कभी देखे हार चढ़ाते हुए? नहीं ना, उसको क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा निकाल देते हैं इसको, इस तरह से क्या हो जाएगा? ये फोटो बड़ा निकल जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? जैसा इसमें था वैसा इसमें भी होगा। यानी कि जिस तरह का रूप इसमें मेरा दिख रहा था उसी तरह का इसमें भी दिखेगा। ऐसा नहीं कि इसको बड़ा कर देने के बाद यहां सलमान खान बन जाएगा, यहां मैं रहूंगा वहां सलमान खान का फोटो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा हुआ, यही फोटो बड़ा हुआ है, नहीं सलमान खान का बड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? यदि मैं यहां दिख रहा हूं काला गोरा जैसा भी हूं तो वैसा ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि बड़ा करने के बाद शाहरुख खान जैसा हो जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या हो गया? ये इसका रूप एक जैसा है ना। अगर इसको देखा जाए तो इसका रूप क्या होगा? जैसा इसमें था वैसा इसमें भी है, लेकिन आकार क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगर इसका एक फोटो यहां पर ले ले, छोटा सा फोटो, ये क्या हो गया? इसी का ये डुप्लीकेट बना दिया, लेकिन ये क्या हो गया? ये थोड़ा बड़ा कर दिए। अगर इसी के जैसा दूसरा फोटो और बड़ा फोटो निकलवा दिए या फिर छोटा निकलवा दिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर हम बड़ा या छोटा निकलवा देते हैं लेकिन एक ही जैसा रहेगा
उसको क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। ये हो गया समरूप, दोनों का रूप एक जैसा होगा। रूप का मतलब क्या हो गया? अगर इसमें मैं हूं तो इसमें भी मैं ही रहूंगा। यदि ये सलमान खान का फोटो है तो ये भी सलमान खान का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें मैं रहूंगा और बड़ा होने के बाद सलमान खान बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों क्या हो जाएगा? एक के जैसा रूप रहेगा। तो ये एक ही जैसा रूप रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? समरूप आकृति बोलेंगे। ये दोनों क्या हो जाएगा? समरूप आकृति। अब देखिए एक चीज और, यदि इसमें बात किया जाए कि इस भुजा के बारे में, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर की भुजा है, ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर की भुजा है। तो जब इस तरह का पासपोर्ट साइज का फोटो निकलवाएंगे तो इस फोटो में देखिए ये भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा। अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5 है तो ये भुजा कितना होगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि इस तरह का दो भुजा रहता ही है 3। ये क्या आयत के आकार का निकलता है। लंबाई और चौड़ाई सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो अब देखिए इस तरह का जो निकलेगा, ये 5 है तो इस फोटो में बताइए ये भुजा कितना निकलेगा? ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये क्या है? एक ही जैसा सर्वांगसम है। तो इसमें देखिए इसका भुजा और इसका भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। तो जब आकृति सर्वांगसम होती है तो उसका भुजा क्या होता है? बराबर होता है। और यदि यहां पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, अगर बड़ा करवा दिया जाए तो ये क्या 3 ही रहेगा? बढ़ जाएगा ना। तो 3 से हो सकता है 6 हो जाए, 6 सेंटीमीटर का। और यदि ये 5 सेंटीमीटर दिया गया, 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ेगा तो सिर्फ खाली क्या चौड़ाई बढ़ेगा, लंबाई नहीं बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगा। तो देखिए ये कितना बढ़ा? 2 गुना वृद्धि हुई इसमें। तो इसमें भी क्या होगा? 2 गुना वृद्धि हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि अगर ये 2 गुना बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा? 2 गुना बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है? यदि कोई आकृति बोल रहा है कि सर्वांगसम है तो उसका सब चीज क्या होगा? बराबर। तो इसका भुजा बराबर हो जाएगा। लेकिन यदि बोल रहा है समरूप है तो इसमें भुजा बराबर नहीं होगा, भुजा का अनुपात बराबर होगा। अनुपात किसको बोलेंगे? देखिए इसका एक भुजा लीजिए 3/5, इसका एक भुजा लीजिए और भाग दे दीजिए 6 में 10 से भाग दे दीजिए, कट के क्या आ जाएगा? 3/5। इसका मतलब जो ये था वही आ गया ना। तो इसको बोलते हैं अनुपात। तो अगर समरूप आकृति है तो दोनों का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए अनुपात सिर्फ इस चित्र का, यानी कि इस पिक्चर का अनुपात लिए या इस फिगर का अनुपात लिए तो इसका एक भुजा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका एक भुजा लेंगे 3, इसका एक भुजा लेंगे 6, इसका एक भुजा लेंगे 5 ऊपर, इसका एक भुजा लेंगे 10 नीचे। अब कटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1/2। ये क्या आ जाएगा? 1/2। इसका मतलब क्या है? ये 1/2, ये भी 1/2। तो इस दोनों आकृति का भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर होगा। और इसमें क्या होगा? डायरेक्ट भुजा ही बराबर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि समरूप किसे कहेंगे, सर्वांगसम किसे कहेंगे। अब इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल और देख लीजिए एक आध गो। आप देखे होंगे जुड़वा पिक्चर में 2 सलमान खान होते हैं। तो दोनों सलमान खान क्या होता है? दोनों का हाइट समान रहता है, आकार समान रहता है, सब चीज हूबहू एक जैसा रहता है, कोई अंतर नहीं रहता है। तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम बोलेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सलमान खान जो यानी कि टपोरी टाइप के जो सलमान खान होते हैं वो भी क्या होता है? महल वाले घर में चल जाते हैं और पता नहीं चलता उसके घर वाले को कि ये दूसरा सलमान खान है। गुंडा कभी कभी इसको पकड़ के लेके आते हैं तो कभी उसको पकड़ के लेके आ जाते हैं। मतलब पता नहीं चलता है कौन सा सलमान खान को मारना है या कौन सा सलमान खान को पकड़ना है। तो कन्फ्यूजन हो जाता है उसमें, क्योंकि दोनों का आकार, हाइट, सब चीज सेम हो जाता है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन क्या हुआ? क्योंकि दोनों क्या है? सर्वांगसम है। सर्वांगसम अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? सर्वांगसम में कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों की जगह कोई भी आ जाए तो पता नहीं चलेगा। यानी कि देखिए ये फोटो उठा करके आपको दे दें, फिर कुछ दिन के बाद आप बोलिएगा नहीं ये फोटो नहीं चलेगा, रख दीजिए, फिर दूसरा ये दे देंगे तो आपको लगेगा कि वही सेम फोटो ही दे दिए, अलग दूसरा फोटो दिया, ऐसा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों का क्या है? सब चीज सेम है। लेकिन यदि पहली बार आपको ये फोटो देंगे और फिर आप बोलिएगा नहीं ये फोटो नहीं चाहिए, इससे बड़ा चाहिए या और दूसरा फोटो दो, अब दोबारा ये दे देंगे तो आपको पता चलेगा पहले जो दिया गया था फोटो वो अलग था और ये जो दिया गया है फोटो आदमी सेम है लेकिन अलग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होगा, पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? जब भी देंगे तो आपको लगेगा सेम ही है। तो वैसा चीज जिस सर्वांगसम का मतलब क्या हो जाता है? सेम दूसरा होना चाहिए, कोई अंतर नहीं, तो इसको बोलेंगे सर्वांगसम। और समरूप किसे बोलेंगे? तो समरूप तो समझ में आ गया है, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आप पिक्चर देखे होंगे सूर्यवंशम, नहीं देखे तो सेट मैक्स पे हमेशा देते रहता है, कभी भी आप देख सकते हैं। तो सूर्यवंशम में क्या होता है? अमिताभ बच्चन होता है और उसका बेटा जो होता है वो भी अमिताभ बच्चन होता है, दोनों अमिताभ बच्चन होता है, लेकिन एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। एक को दिखाया गया है थोड़ा सा हट्टा कट्टा यानी कि ठाकुर बना हुआ है और दूसरा उसका बेटा थोड़ा पतला दुबला दिखाया गया है। तो इसमें क्या दे दिया? आकार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मोटा और पतला कर दिया गया है, हाइट बदल दिया है, थोड़ा मोड़ा चेंज, हल्का सा चेंज किया गया है। तो लेकिन रूप दोनों का एक जैसा है। आकार क्या हो गया? यानी कि हाइट क्या हो गया? वजन, वेट, सारा चीज क्या हो गया? थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो ये जो चेंज किया गया इसका मतलब क्या हो गया? बदल दिया गया। इसका माप क्या हो गया? अमिताभ बच्चन बड़े वाला का माप और छोटे वाला का माप में अंतर है, तो ये माप में अंतर है, इसको क्या बोलेंगे?
समरूप बोलेंगे। तो समरूप का मतलब क्या हो गया, आकार एक जैसा, यानी कि दिखने में एक जैसा ही होना चाहिए लेकिन बड़ा और छोटा हो जाए, उसको बोलेंगे समरूप। और यदि दिखने में एक जैसा है और बड़ा छोटा भी नहीं है, दोनों एक जैसा आकार भी है, साइज भी एक जैसा है, उसको बोलेंगे सर्वंशम। तो सर्वंशम और समरूप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक जवाब आप दीजिएगा कॉमेंट में। कॉमेंट में क्या जवाब देना है आपको, कि आप रामायण देखे होंगे, रामायण में बाली होता है और सुग्रीव होता है, तो बाली और सुग्रीव क्या है, समरूप में रखेंगे उसको या सर्वंशम में रखेंगे, ये जवाब आपको देना है कमेंट में। यदि उसे समरूप में रखेंगे तो 2 लिख दीजिएगा, यदि आपको सर्वंशम में रखना है यानी कि वो सर्वंशम है तो उसके लिए आंसर 1 रख दीजिएगा। आप 1 कमेंट में लिखिएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या लिखे हैं, सर्वंशम आपको समझ में आया है। अगर आप 2 लिखेंगे तो समझ जाऊंगा कि आपको समरूप समझ में आया है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप कितना वीडियो देख करके समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका त्रिभुज के विषय में, क्योंकि इसका प्रयोग हम कहां करेंगे, त्रिभुज में करेंगे। देखिए अब 2 त्रिभुज बनाता हूं, जो 2 त्रिभुज सर्वंशम हो और 2 त्रिभुज समरूप हो, तो उसमें अंतर देखेंगे क्या क्या गुण है। गुण के माध्यम से फिर आगे हम सवाल पे चलेंगे, सवाल बनाएंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है। यहां पर ये सर्वंशम है, तो सर्वंशम को देखिए क्या करेंगे। सर्वंशम का मतलब क्या होता है, चिन्ह देखिए इसका क्या होता है। सर्वंशम का संकेत इस तरह से लिखा जाता है और समरूप का संकेत क्या होता है, इस तरह से लिखा जाता है। समरूप का संकेत है ये। ठीक है, तो समरूप और सर्वंशम दोनों चिन्ह भी आप देख लिए। कहीं पर भी इस तरह लिखा हो तो क्या समझेंगे, ये क्या है, समरूप है। और किसी जगह इस तरह का लिखा हुआ तो क्या बोलेंगे, उसे सर्वंशम है। तो अब देखिए सर्वंशम का मतलब क्या होता है, सब चीज बराबर। तो यदि इसका भुजा दे दिया जाए 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर, इसका भी क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसका 7 सेंटीमीटर, इसका भी 7 सेंटीमीटर। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वंशम बोलेंगे। समरूप में क्या होता है, बड़ा छोटा हो सकता है। तो बड़ा छोटा भी क्या एक निश्चित अनुपात में ही बड़ा छोटा होगा। ऐसा नहीं कि एक ठो 10 छोटा हो जाएगा, आधा हो जाएगा और ये 3 गुना छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, समान होगा। यानी कि एक अनुपात में, निश्चित अनुपात में छोटा या बड़ा होगा। अब देखिए यहां पर ये जो दिया गया, इसका आधा यहां कर दिए, इसका आधा यहां कर दिए, इसका आधा यहां कर दिए, तो ये क्या है, समरूप है। और यहां सब कुछ अगर बराबर दे दिया गया है तो ये क्या बोलेंगे, सर्वंशम है। अब देखिए सर्वंशम और समरूप में मेन बात क्या है, यदि सर्वंशम हो तो इसका एक भुजा AB इस तरह से भुजा क्या हो जाएगा, तीनों भुजा इसका बराबर हो जाएगा। इसका एक भुजा इसके बराबर, इसका एक भुजा इसके बराबर, इसका एक भुजा इसके बराबर, इसका एक कोण इसके कोण के बराबर, इसका एक कोण इसके बराबर, इसका एक कोण इसके बराबर। और अगर समरूप हो जाएगा, सर्वंशम समरूप होगा, तब देखिए क्या होता है। देखिए यदि ये सर्वंशम है तो भुजा भी क्या है, तीनों भुजा बराबर है। यदि ये समरूप है तो भुजा बराबर नहीं, इसका एक भुजा इसके एक भुजा के अनुपात के बराबर, इसका एक भुजा इसके एक भुजा के अनुपात के बराबर, इसका एक भुजा इसके एक भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये याद रखिएगा, यदि कहीं पर सर्वंशम दिया है तो डायरेक्ट भुजा को बराबर करेंगे, और यदि समरूप दिया है तो उसका अनुपात को बराबर करेंगे।
और यदि सर्वंशम या समरूप कुछ भी दिया है तो कोण क्या हो जाएगा, हर कंडीशन में बराबर ही हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यहां पर बराबर करने का ये मतलब नहीं कि इसका बायां साइड वाला क्यू लेंगे, इसका दायां साइड वाला यू ले लेंगे, ऐसा लेंगे तो ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा, संगत भाग बराबर होता है। संगत भाग का मतलब क्या होता है, अगर इसका बायां साइड का भुजा लिए तो इसका भी बायां साइड का लेंगे, इसका अगर दायां साइड का भुजा लिए तो इसका भी दायां साइड का। देखिए इसका बायां लिए पी क्यू लिए तो पी क्यू के नीचे क्या किए, इसके बायां साइड का भुजा लिए एस टी लिए, एस टी, ठीक है, और इसका अनुपात किए, इसका नीचे वाला भुजा लिए, इस त्रिभुज का नीचे वाला भुजा क्यू आर लिए तो इस त्रिभुज में भी क्या करेंगे, नीचे वाला भुजा टी यू करेंगे। अगर इसका साइड वाला दायां साइड वाला भुजा लिए इस त्रिभुज में तो इसमें भी क्या करेंगे, दायां साइड वाला भुजा लेंगे तो पी आर लेंगे, और इसका क्या लेंगे, एस यू लेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, संगत पार्ट बराबर होता है। इसमें क्या हो रहा है, संगत भाग बराबर हो रहा है, इसका बायां साइड तो इसका भी बायां साइड, इसमें भी वही है, संगत भाग क्या हो रहा है बराबर, उसमें सॉरी संगत भाग का अनुपात क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसमें संगत भाग डायरेक्ट बराबर हो रहे हैं, ये भुजा इसके बराबर, ऐसा नहीं कि ये इसके बराबर नहीं होगा, इसका बायां साइड इसका दायां साइड वाला, ऐसा नहीं होता है। बराबर क्या होगा, संगत भाग, अगर इसका बायां ले रहे हैं तो इसका भी बायां ही लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ऐसा बराबर होता है। तो इसको बोलेंगे सर्वंशम और इसको बोलेंगे समरूप। तो समरूप और सर्वंशम में याद रखिएगा कि ये भुजा क्या होता है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, इसमें डायरेक्ट भुजा ही बराबर हो जाती है। इसका कोण बराबर होता है तो इसमें भी क्या होता है, कोण बराबर होता है। अब अगर इसका समरूप त्रिभुज के बारे में लिखे, जैसे ये त्रिभुज लिखे तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं ए बी सी, यहां पर अगर समरूप सर्वंशम त्रिभुज लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वंशम त्रिभुज डी ई एफ, इस तरह से लिखेंगे सर्वंशम। अब ए अगर लिखे, ये ऊपर वाला भुजा का पहले ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाला लिखे, इसका ऊपर वाला पॉइंट क्या है, डी है तो डी लिखे। अगर इससे नीचे गया बायां साइड की तरफ तो इसका भी नीचे जाएंगे बायां साइड की तरफ और लिखेंगे इधर बी इधर ई। इसका दायां साइड की तरफ वाला सी ले रहे हैं, इसका भी दायां साइड की तरफ जो नीचे बिंदु है वो लेंगे एफ। तो इस तरह से त्रिभुज सर्वंशम होगा। अब इसी त्रिभुज से पता चलेगा ए बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर। देखिए ए बी डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है तो ई एफ के बराबर। देखिए बी सी ई एफ के बराबर, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। ए सी किसके बराबर होगा, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट डी एफ के बराबर। कौन क्या होगा, इसका पहला कौन ए डी के बराबर, ए डी के बराबर, बी ई के बराबर, बी ई के बराबर, सी एफ के बराबर, सी एफ के बराबर। तो जब भी सर्वंशम इस तरह लिखा जाए तो इसी से पता चल जाएगा कौन सा भुजा बराबर होगा। इसका शुरू का लेंगे तो इसका भी शुरू वाला लेंगे, इसका लास्ट वाला लेंगे तो इसका भी लास्ट वाला लेंगे भुजा, इसका फर्स्ट और लास्ट एक एक बिंदु लेंगे तो उससे कोई भुजा बनेगा, इसका भी फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे, तब समझ जाएंगे कि ये सब बराबर है। इसका दूसरा नंबर बी किसके बराबर होगा तो इसका ई के बराबर। तो क्वेश्चन ये भी दे दिया जाता है कि यदि ए बी सी सर्वंशम त्रिभुज डी ई एफ है तो दे देगा कि त्रिभुज कोण ए बराबर होगा कोण ई का, कोण बी बराबर होगा कोण सी का, सॉरी सी नहीं, इसमें क्या हो जाएगा डी का, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ का, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी का, डी तो दे ही दिए एफ का। अगर ऐसा दे दिया जाए तो हमको यहाँ पे चेक करना है इन चारों में से कौन सा सही है, चार में से एक सही है। तो इसका देखिए ए कहाँ पर है, पहला जगह पे, यहाँ पहला जगह क्या है डी, तो ए के बराबर क्या होना चाहिए डी होना चाहिए, यहाँ क्या दे दिया है ई, तो ये गलत है। दूसरा देखिए कौन बी के बराबर, बी के सेकंड बीच में ये, यहाँ बीच में क्या है ई है, तो बी यहाँ पर है, बी किसके बराबर होगा ई के बराबर, जबकि दे दिया है डी के बराबर, ये भी गलत है। आगे देखिए सी दिया है, सी किस में है सबसे लास्ट में है, इसमें देखिए सबसे लास्ट में क्या है एफ, तो सी और एफ बराबर होगा, तो सी के बराबर एफ, ये सही है। बाकी देखिए बी और एफ दे दिया है बराबर, कौन बी कौन एफ के बराबर होगा, ये बीच में है यहाँ लास्ट में, तो ये बराबर नहीं होगा। सर्वंशम त्रिभुज का मतलब होता है संगत भाग बराबर होगा, ना कि सभ्य भाग बराबर, कोई उल्टा पुल्टा कर देंगे, इसका पहला लेंगे उसका लास्ट वाला लेंगे, ऐसे बराबर नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वंशम लिखा हुआ रहेगा, त्रिभुज भी, तो कैसे पता चलेगा कौन सा भाग बराबर है और कौन कौन इस शब्द के एक दूसरे के बराबर, एगो इसका त्रिभुज का कौन लिया एगो इसका, तो सब चीज उल्टा पुल्टा बराबर नहीं होगा, संगत भाग बराबर होगा। इसका पहला वाला तो इसका भी पहला वाला, इसका लास्ट वाला तो इसका भी लास्ट वाला, तो इस तरह से बराबर होगा। तो इस तरह से हमको पता चल गया सर्वंशम त्रिभुज का। समरूप त्रिभुज में देखिए इसमें भी वही चीज है, अगर कोण दिया गया ये कोण तो इसके बराबर, संगत भाग ये कोण क्या, इसका बायां साइड वाला कोण, इसका बायां साइड वाला कोण। अब बायां साइड इसको घुमा करके रख दिया जाए, मान लीजिए इसको भी घुमा के रख दिया जाए, तो हमको ये इसको देखना है, इसको नहीं घुमा सकता है, इसको घुमा के रख सकता है, इसको घुमा के रख सकता है। अगर इसको घुमा दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका सर्वंशम जब लिखा जाएगा तो त्रिभुज पी क्यू आर लिखेगा, समरूप त्रिभुज एस टी यू लिखेगा। अब इसको देख करके देखना है, ना कि चित्र देखना है। चित्र को देखने के बाद कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि अगर इसको घुमा दिया जाए, इस तरह से बना दिया जाए,
मान लीजिए कि यहां पर त्रिभुज को बना रहे हैं, यहां पर एस ऊपर दिया गया था ना, अब हम एस को क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। एस के ऊपर, एस के एक तरफ क्या दिया है, टी, तो यहाँ टी दे देंगे, यहाँ यू दे देंगे। अब देखिए एस टी क्या दिया गया था, एस टी 5, तो एस टी क्या कर देंगे यहाँ 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, टी यू कितना दिया है 4, टी यू क्या दे देंगे 4। एस यू कितना देंगे, एस यू यहाँ पे दिया गया 3, चलिए 3 दे दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम भी है, लेकिन यहां पर क्या, अब इसका बायां साइड लेंगे 10, इसका बायां साइड क्या है 4, तो क्या इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज को अगर सर्वांगसम लिखा जाए तो इस तरह ही लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे पहला भुजा किस भुजा के अनुपात, इसका भुजा और इसका भुजा क्या हो जाएगा, एक पहला भुजा इसका लेंगे तो पहला भुजा इसका लेंगे, दूसरा भुजा यदि हम इसका लेते हैं दूसरा भुजा तो इसका क्या लेंगे दूसरा भुजा, और फर्स्ट और लास्ट बिंदु को लेकर के एक भुजा लेते हैं, इसका भी फर्स्ट और लास्ट वाला बिंदु लेके भुजा लेंगे और अनुपात करेंगे उसका, तो ये बराबर होगा। ना कि इस तरह के कर देंगे कि इसका पी क्यू और यहाँ लेंगे टी यू बटे में फिर कर देंगे क्यू आर बटे कर देंगे एस टी, उल्टा पुल्टा ले लेंगे, तो ये बराबर नहीं होगा। इसमें अगर ले रहे हैं शुरू वाला जैसे पी क्यू, तो यहाँ देखिए पी क्यू लिए, इसका भी शुरू वाला एस टी लिए, फिर इसके अनुपात के बराबर क्या होगा क्यू आर, दूसरा वाला दूसरा और लास्ट लिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा टी और यू, दूसरा और लास्ट वाला लेंगे क्यू आर बटे टी यू, फिर इसका फर्स्ट और लास्ट लेंगे पी आर, तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे एस टी, पी आर बटे एस यू लेंगे। तो इस तरह से ये बराबर होगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात भी बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, संगत भाग बराबर होगा, यानी कि संगत भाग का अनुपात बराबर होगा। इसका एक ठो इसका एक ठो लेंगे, और बायां और दायां से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यदि चित्र उल्टा दे दिया है तो कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन इस तरह का दिया गया है तो इसमें कभी परेशानी नहीं होगी। आपको ये सर्वांगसम भी समझ में आ गया, समरूप भी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि सर्वांगसम साबित करे तो करे कैसे, कैसे बता सकते हैं कि कोई त्रिभुज सर्वांगसम है। ये तो यहाँ पे दिख जाएगा, देख करके बोल सकते हैं, लेकिन क्या ये भुजा और ये भुजा दिया रहेगा, सब चीज दिया रहेगा तो निकालना क्या है, दे देगा कि त्रिभुज सर्वांगसम साबित करके दिखाना है। तो कैसे कर सकते हैं साबित, उसके लिए कुछ नियम है, और समरूप करने के लिए भी कुछ नियम, कैसे किसी त्रिभुज को समरूप कर देंगे। देखिए सर्वांगसम के कुछ नियम होते हैं, नियम क्या क्या है। पहला नंबर, त्रिभुज के सर्वांगसमता के नियम। तो त्रिभुज के सर्वांगसमता के क्या क्या नियम है, यानी कि कैसे हम बता सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये क्या साबित करके दिखाना है, तो हम बोल सकते हैं पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के सर्वांगसम होगा। उसके लिए 5 नियम है, 5 नियम मैं यहां पर लिखूंगा और उसको समझा दूंगा कि क्या क्या है ये। दिया गया पहला एंगल साइड एंगल, यानी कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज ये है, यदि इसका ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ऐसा हम साबित कर दिए कि दो कोण क्या है, दो कोण और इसके भुजा के बराबर, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह क्या हो जाएगा, साइड एंगल, यानी कि दो को कोण और उसके बीच वाला भुजा, इस तरह का साबित करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज सर्वांगसम है। दूसरा देखिए, एंगल साइड, यदि दो त्रिभुज लेते यानी कि दो एंगल और एक साइड, इसका मतलब हो गया एक त्रिभुज ये ले लेंगे और एक त्रिभुज यहां ले लेंगे। अगर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और कोई भी एक भुजा, या तो ये भुजा या तो ये भुजा, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर, अगर ऐसा भी साबित कर दिए तो ये त्रिभुज भी क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो एक हो गया साइड एंगल साइड, इसका मतलब हो गया एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एंगल के बीच वाला भुजा। और इसका क्या मतलब हो गया, दो भुजा लेंगे और कोई एक एंगल ले लेंगे, यानी कि दो कोण और कोई भी एक साइड ले लेंगे, चाहे किनारे वाला साइड हो या इधर वाला हो, कोई भी अगर ऐसा बराबर कर देते तो इसको क्या बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा होता है साइड, यदि तीनों भुजा बराबर कर दें, त्रिभुज की 3 भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यदि ऐसा हम कर दिए तो हम क्या बोलेंगे, साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। और यदि चौथा नंबर, एंगल साइड एंगल, यदि दो भुजा बराबर कर दिए और उसके बीच वाला कोण बराबर कर दिए, जैसे देखिए त्रिभुज हम यहां पर ले रहे हैं, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये है, यदि हम ये भुजा इसके बराबर कर दे, ये भुजा इसके बराबर कर दे और बीच वाला कोण बराबर कर दे,
तो भी क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज को सर्वंसम कर सकते हैं। और पांचवा नियम क्या है, पांचवा नियम होता है RHS। ये RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है, ये RHS का मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, यानी कि इसका मतलब हो गया 90 डिग्री कोण साबित करना है, उसके सामने का एक भुजा साबित करना है और बगल वाला कोई भी एक भुजा, यानी कि ये समकोण त्रिभुज में ही होगा। तो इसका मतलब यदि इस तरह का हम साबित कर दिए कि ये त्रिभुज क्या है 90 डिग्री, और दूसरा एक और त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है 90 डिग्री, ये हम साबित कर दिए कि ये क्या है बराबर है, और इसके सामने का भुजा इसके बराबर है, और कोई भी एक भुजा ये इसके बराबर अगर कर दिए तो ये हो गया RHS सर्वंसमता प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा। तो सर्वंसम के ये 5 नियम थे। और देखिए अब समरूप के कितने नियम होते हैं, तो समरूप में एक बात बताइए, क्या ये सर्वंसम है तो समरूप नहीं है, ये समरूप भी है। तो जितना आकृति आप सर्वंसम देख रहे हैं सब क्या हो जाएगा, समरूप भी हो जाएगा। तो समरूप क्या होता है, समरूप का मतलब जिसका आकार एक जैसा हो, देखो आकार सेम है, माप अगर बराबर हो गया तो सर्वंसम हो जाएगा, माप बराबर नहीं होगा तो समरूप रहेगा। तो समरूप जितना सर्वंसम आकृति है सब भी क्या होता है, समरूप आकृति होता है। लेकिन जितना समरूप आकृति होता है सब सर्वंसम हो जाए ये जरूरी नहीं है, अगर आप माप भी बराबर हो जाए तब समरूप हो सकता है, लेकिन माप सर्वंसम हो सकता है, लेकिन माप बराबर नहीं हो तो सर्वंसम नहीं हो सकता है। देखिए अब इसके नियम, समरूप के नियम, त्रिभुज के समरूपता के नियम। पहला, एंगल एंगल एंगल, यदि तीनों कोण, दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज ये ले लेते हैं, अगर ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, यदि तीनों कोण मैंने बराबर कर दिया, तीन कोण बराबर हो जाता है, किसी भी कंडीशन से अगर बराबर कर देते हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप कहलाएगा। तो समरूप त्रिभुज का क्या हो जाएगा, पहला नियम कि तीनों कोण बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल एंगल, यदि दो कोण भी बराबर कर दिए तो दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण का योग 180 होता है। दो कोण अगर बराबर है तो तीसरा कोण बचा हुआ शेष कोण क्या हो जाएगा, उन दोनों कोणों को 180 में घटा देंगे, तीसरा कोण आ जाएगा। तो दो कोण बराबर हो गया, तीसरा कोण बराबर होना है, तो ये भी हम लिख सकते हैं, दो कोण बराबर होने के बाद भी त्रिभुज सर्वंसम है। और आगे देखिए क्या है, साइड एंगल साइड, ये भी क्या है, इससे भी हम सर्वंसम कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए क्या गड़बड़ी है, यहां भी है मैं साइड एंगल साइड, इससे क्या हो जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा, लेकिन यहां साइड एंगल साइड से समरूप हो रहा है, जरूरी नहीं कि सर्वंसम हो जाए, समरूप हो सकता है। अब ये साइड एंगल साइड क्या है और ये साइड एंगल साइड क्या है, तो यहां पर साइड का मतलब हो गया भुजा, भुजा के बराबर अगले त्रिभुज का भुजा, यानी कि यहां पर क्या दे रहे हैं, इस तरह का यहां एग्जांपल दिए ना, साइड ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो, ये कोण इसके बराबर हो, यहां बराबर की बात कर रही है। जबकि यहां पर साइड साइड क्या हो रहा है, मान लीजिए ये PQR और ये त्रिभुज है ABC, तो अगर हम ये कोण इसके बराबर कर दिए तो क्या हो गया, कोण बराबर हो गया। अब भुजा क्या करेंगे, इसके भुजा के बराबर ये इसको नहीं करेंगे, अगर बराबर कर दिए तब क्या हो जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ समरूप करना है, तो यहां क्या कर सकते हैं, अनुपात बराबर कर सकते हैं, यानी कि इसका लेंगे PQ और इसका एक भुजा लेंगे AB, बराबर कर देंगे QR, इसका एक भुजा क्या कर देंगे, BC के बराबर। अगर हम ऐसा साबित कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ये अनुपात अगर बराबर कर दिए, अनुपात बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। और डायरेक्ट बराबर कर दिए भुजा को भुजा से तो क्या हो जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा। समझ में आ गया ये SAS का क्या मतलब है। अब आगे देखिए चौथा नंबर, SSS। अब ये देखिए साइड साइड साइड, इससे भी समरूप होगा, यहां भी लिखे साइड साइड साइड, तो इससे सर्वंसम हो जाता है, लेकिन यहां पे सिर्फ समरूप ही होगा, सर्वंसम नहीं होगा। अगर सर्वंसम हो रहा है तो समरूप तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, सिर्फ समरूप करेंगे, लेकिन वो त्रिभुज सर्वंसम होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं है। तो ये देखिए अगर ऐसा हम करते हैं तो ये क्या है, इसका क्या मतलब है, भुजा का अनुपात बराबर करना है, यानी कि एक त्रिभुज का एक भुजा लेंगे, इसका एक भुजा, इसका एक भुजा, इसका एक भुजा, इसका एक भुजा, इसका एक भुजा। अगर तीनों भुजा का अनुपात बराबर है, तीनों भुजा का अनुपात बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा।
और यदि तीनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वंसम हो जाएगा। तो समरूप और सर्वंसम आपको पता चल गया। तो ये नियम याद रखिएगा, ये 4 नियम होते हैं समरूप करने के लिए और ये 4 नियम होते हैं सर्वंसम करने के लिए। यदि कोई त्रिभुज को हम सर्वंसम कर देते हैं तो सभी पार्ट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। और यदि किसी त्रिभुज में हम समरूप कर देते हैं तो सभी पार्ट का अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात बराबर हो जाएगा और कोण भी बराबर हो जाएगा। तो ये था समरूप आकृति और सर्वंसम आकृति के बारे में। ये सब जो दिया गया नियम जो बताया गया, ये नियम भी मैं साबित करूंगा, साबित करने का वाला वीडियो आगे मैं अपलोड कर दूंगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए, विजिट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक मारिए और कमेंट कीजिए। इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का इच्छा भी लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, इसके लिए आप लाइक और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।